मेरे दादा दादी जापान में रहते थे। हर बार गर्मियों में मेरे मम्मी पापा मुझे उनके पास छुट्टियां बिताने के लिए छोड़ के आ जाते थे। वे एक छोटे गांव में रहते थे। वहाँ एक हमारा बड़ा घर था जिसके पीछे एक बड़ा सा बगीचा भी था। मैं वहाँ पे खेलना बहुत पसंद करता था। इस बार भी जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में वहाँ गया तो मेरे दादा दादी जी ने मुझे बड़े ही प्यार से मेरा स्वागत करा, क्योंकि मैं उनका इकलौता पोता था। मैंने उन्हें आखिरी बार 2 साल पहले देखा था। मुझे वहाँ छोड़ने के बाद मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए जापान से बाहर चले गए। अब क्योंकि मुझे अपने दादा दादी जी के साथ रहना बहुत पसंद था, इसलिए मैं बहुत खुश था। एक दिन मैं अपने घर के बगीचे में खेल रहा था। मेरे दादा दादी जी घर के अंदर बैठे हुए थे। ये एक गर्मी से भरा हुआ दिन था। थोड़ी देर खेलने के बाद मैं घास पे लेट गया और आसमान को देखने लगा। थोड़ी देर लेटने के बाद जैसे ही मैं उठने वाला था, मैंने एक बहुत ही अजीब आवाज़ सुनी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। मैं समझ नहीं पाया कि ये क्या था और ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। इस आवाज़ को सुन के ऐसा तो बिल्कुल लग रहा था कि ये किसी ने अपने मुंह के से ही निकाली है, और ये एक मर्दानी आवाज़ लग रही थी। मैं अपने चारों ओर देख रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने एक कोने में देखा कि वहाँ पे एक टोपी दिख रही है। वो काफ़ी ऊंचाई पे हवा में लटकी हुई थी। उसे देख के मैं थोड़ा चौंक गया। फिर कुछ देर बाद अचानक से वहाँ पे कुछ धुंध धुंध सी एक साथ मिलकर एक औरत बन गई। लेकिन वो औरत की लंबाई करीब 8 फीट ऊंची थी। उसे देखकर मैं काफ़ी डर गया। ये देखकर मैं चिल्लाते हुए सीधा अपने घर के अंदर अपने दादा दादी जी के पास गया और उनको ये सब कुछ बताया। जब तक मैंने उन्हें पो 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 की आवाज़ वाली नहीं बात बताई थी, तब तक वो मेरी बात को हंसी में ले रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने बताया कि उसकी आवाज़ थी पो पो पो, तो अचानक से मेरी दादी जी के चेहरे पे डर आ गया और मेरे दादाजी बिल्कुल सीरियस हो गए। दादाजी ने एकदम घबराती हुई आवाज़ में कहा, तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा। क्या था वो? कितने ऊंचा था वो? मैंने उन्हें बताया कि वो करीब 8-9 फीट ऊंचा था। और जैसे ही मैंने ये बोला, वो डर गए। मेरे दादाजी ने बड़े ही डर के साथ कहा, वो कहाँ था? तो कहाँ दिखा तुम्हें? वो सब कब हुआ? क्या उसने तुम्हें देख लिया? ये सब हुआ कब? मैंने धीरे धीरे उनके सारे सवालों का जवाब दिया। ये सब होने के बाद मेरे दादाजी ने एक कॉल किया। मैं इस पूरे टाइम में अपनी दादी जी को घूर रहा था। वो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। दादाजी कमरे में आए और मेरी दादी जी से कहा, मैं भी कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ बच्चे पे नज़र रखना, अपनी आंखें बिल्कुल भी इससे पे मत हटाना। मैंने कहा, ग्रैंडपा क्या हो रहा है? उन्होंने मुझे एकदम दुखी आवाज़ से कहा, हाची शाकू सामा ने तुम्हें पसंद कर लिया है। इतना कहते ही वो तेजी से बाहर की ओर चले गए। मैं अपनी दादी जी की तरफ मुड़ा और मैंने कहा, ये कौन है? हाची साकू नामा? दादी जी ने थरथराती हुई आवाज में कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई बात नहीं है। हम दोनों घबराए हुए किचन में बैठे हुए थे। मैंने फिर दादी जी से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके गांव में एक खतरनाक चीज़ है, हाची साकू नामा नाम की, जो कि उनके एरिया में बच्चों को ढूंढती है और उनको गायब कर देती है। वो हमेशा पो 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 कहती है और वो ये आवाज़ एक मर्द जैसी आवाज़ में बोलती है। उसको जितने भी लोगों ने देखा है, हर बार अलग अलग वेश में। कोई कहता है कि वो एक बूढ़ी औरत है, तो कोई कहता है वो एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन जो सब लोगों ने एक बात देखी है वो है उसकी हाइट। वो हमेशा 8 फीट के आसपास ही रहती है और उसकी आवाज़, मान्यता है कि काफ़ी समय पहले
इसको पुजारियों ने पकड़ लिया था और भगवान की 4 मूर्तियों के बीच में इसको कैद कर दिया था, लेकिन किसी तरीके से ये भागने में सफल हो गई। आखिरी बार इसको 15 साल पहले देखा गया था। मेरी दादी जी ने मुझे बताया कि जो भी उसको देख लेता है उसी कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है। ये सब सुनने में वाहियात लग रहा था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मुझे इस पे विश्वास करना है या नहीं। जब दादाजी घर आए, उनके साथ एक बूढ़ी औरत थी। उन्होंने मुझे उनसे परिचय करवाया। उन्होंने अपना नाम के सैन बताया और उन्होंने मुझे मेरे हाथ में एक पर्ची दी, बिल्कुल सफ़ेद पर्ची, और मुझसे कहा इसे पकड़ो और इसे बिल्कुल पकड़े रखना। और फिर वो और दादी जी ऊपर मेरे कमरे में गए और मैं और दादाजी इस वक्त नीचे अकेले बैठे हुए थे। मुझे टॉयलेट जाना था। दादाजी भी मेरे पीछे पीछे गए और उन्होंने मुझे गेट बंद करने से मना कर दिया। मैं इस सब से काफ़ी डरा हुआ था। कुछ देर बाद मुझे ऊपर से दादी जी ने आवाज़ लगाई और फिर दादाजी मुझे ऊपर मेरे कमरे तक ले गए। मैंने देखा कि मेरे कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से अखबारों से ढकी हुई हैं और उस पे कुछ पुरानी जापानीज भाषा में लिखा हुआ है और कमरे के बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ था। मैंने दादाजी से पूछा, ये कालीन किस लिए? तो उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे लिए। के-सान ने मुझसे कहा, सुनो, कल सुबह जब सूरज निकलेगा उससे पहले तुम्हें इस कमरे में रहना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम सुबह 7 बजे से पहले तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। 7 बजे से पहले हम में से कोई भी तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा, ना ही तुम्हें आवाज़ देगा। तुम्हें किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं देना है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगी कि यहाँ क्या हो रहा है। इस कमरे को बिल्कुल मत छोड़ना। ये सब सुनने के बाद मैंने सिर्फ अपना सिर हिलाया। दादाजी ने मुझसे कहा कि जो के-सान ने कहा है वो तुम्हें मानना होगा और जो उन्होंने पर्ची तुम्हारे हाथ में दी है उसे बिल्कुल मत छोड़ना। और कुछ भी अगर हो तुम्हारे साथ हो तो सिर्फ भगवान बुद्ध का याद करना। फिर वो नीचे चले गए। उन्होंने गेट बिल्कुल बंद कर दिया। तो दोस्तों, क्या थी ये के-सान और क्या थी ये हाची साकुनामा? मेरे दादाजी और के-सान मुझे कमरे में बंद करके नीचे जा चुके थे। मैं काफ़ी डरा और सहमा हुआ सा था। मैंने टीवी चला के देखने की कोशिश की, पर मैं अंदर से काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मेरा ध्यान टीवी पे नहीं जा रहा था। दादी जी ने वहाँ मेरे खाने के लिए कुछ स्नैक्स और राइस बॉल्स रखे हुए थे, पर मेरा उन्हें खाने का भी मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं किसी जेल में बंद हूँ। मैं बेड पे उल्टा होकर लेट गया और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गया। बीच रात में अचानक 1 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई खिड़की पे दस्तक दे रहा है। मेरे माथे से पसीने छूटने लगे और मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने आप को दिलासा देने की बहुत कोशिश की, अपने आप को ये कहने की कोशिश की कि बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ ये मेरा वहम है। मैंने इसीलिए टीवी की आवाज़ और तेज कर दी ताकि मुझे खट 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 की आवाज़ खिड़की से ना आए। हैरानी की बात थी कि वो अब आवाज़ रुक चुकी थी। फिर मुझे अचानक से बाहर से मेरे ग्रैंडपा की आवाज़ आई, क्या तुम अंदर ठीक हो? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हें पूरी रात वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अंदर आके तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। गेट खोल दो। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर से बाहर से आवाज़ आई, तुम क्या कर रहे हो? तुम दरवाज़ा खोल सकते हो, अब मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। अब मुझे थोड़ा भरोसा आया और मैं गेट खोलने के लिए जा ही रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि के-सान ने मुझे एक कटोरा दिया था जिसमें नमक रखा था और उन्होंने कहा था कि अगर वो नमक काला हो जाए तो समझ लेना कि कोई तुम्हारे आसपास है। और वो अब धीरे धीरे सफ़ेद से काला हो रहा था।
मैं गेट के पास जाते जाते डर के हमारे पीछे की तरफ आ गया। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैं जानता था कि मुझे अब भगवान बुद्ध को याद करना चाहिए और मैंने अपने हाथ में रखी पर्ची को जोर से दबा के भगवान बुद्ध का नाम लेना शुरू कर दिया। मैं जल्दी जल्दी यही कह जा रहा था, मुझे उससे बचा लो, मुझे उससे बचा लो। और फिर अचानक से बाहर से आवाज आई, पो 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 पो। खिड़कियों पर दस्तक फिर से शुरू हो गई। मैं बेड पे जल्दी से जाके लेट गया और मैंने तकिए को दबा लिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। कटोरों में रखा पूरा नमक बिल्कुल काला हो चुका था। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई और अब की बार जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 7:30 बज चुके थे। मैंने डरते डरते गेट खोला। मेरी दादी माँ और केसहन दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने जब मुझे देखा वो रोते रोते मेरे गले लग गईं और कहा, हमें बहुत खुशी है कि तुम जिंदा हो अब तक। जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे गया मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा वहीं बैठे हुए हैं और कई सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। और मेरी तरफ उंगली करते हुए मेरे दादाजी ने कहा, यही लड़का है। वो मेरे को गेट के बाहर ले गए। वहाँ एक 9 सीटर वाली वैन खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे उसके बीचों बीच बिठा दिया और मेरे आसपास 8 लोग बैठे हुए थे। केसहन ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। मेरे लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ आदमी मुझसे बोला, तुम्हारे पीछे एक मुसीबत पड़ गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो, बस अपना सिर नीचे रखना और अपनी आंखों को बंद कर लेना। हम उसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो तुम्हें देखेगी भी और तुम्हें बुलाएगी भी, लेकिन अपनी आंखें मत खोलना जब तक हम तुम्हें यहाँ से निकाल ना लें। हमारी वैन के आगे मेरे ग्रैंडपा अपनी गाड़ी से जा रहे थे और हमारे पीछे मेरे मम्मी पापा अपनी गाड़ी से आ रहे थे। हमारी गाड़ी बिल्कुल बीच में थी। जब सब लोग तैयार हो गए तो गाड़ियाँ तीनों चलने शुरू हुई, करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या फिर उससे कम से। कुछ देर बाद केसहन ने कहा, इस जगह पे थोड़ा संभाल के रहना। और उसी वक्त मुझे आवाज आई, पो पो पो, और खिड़कियां लगातार बजने लगी। मैंने हाथ में अपनी जो पर्ची थी उसे फिर से जोर से दबा दिया, अपना सर नीचे कर लिया और अपनी आंखों को बंद कर दिया। फिर लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर जिज्ञासा हुई और मैंने अपनी आंखें खोल के जब खिड़की से बाहर देखा तो एक वाइट ड्रेस में औरत हवा में उड़ रही थी। यही थी हाचिसाकु सामा। ये बहुत ही लंबी थी। वो खिड़की के बिल्कुल बाहर थी और उसका मुंह हमारे तरफ ही था। और तभी वो वैन के ऊपर चढ़ गई। मैंने तुरंत आवाज चिल्लाई, नो। मेरे बगल में बैठे आदमी ने कहा, आंखें बंद कर लो, वो बस तुम्हारे साथ खेल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद करी और मेरे को लेकिन आवाज आई जा रही थी, पो पो पो। मेरे हर तरफ से खिड़कियों को पटकने की आवाज आ रही थी। सब लोग काफी डरे हुए लग रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उस 8 फीट ऊंची आकृति को मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता था और ना ही सुन सकता था। केसहन ने जोर जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और वो बहुत जोर जोर से अब चिल्लाने भी लगी थी। वैन के अंदर की टेंशन बहुत ही ज्यादा थी। कुछ ही देर बाद वो चुप हो गई और बाहर भी शांति छा गई। केसहन ने मेरी तरफ देखा और कहा, लगता है हम सेफ हैं। सब लोग मेरे आसपास जो बैठे थे उन्होंने एक चैन की सांस ली। वैन को एक कोने मेरे को गया और हम सब खड़े हुए बाहर। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास दे दिया गया। मेरे पापा और दादाजी ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जो हमारे साथ थे। केसहन मेरे पास आई और मेरे को एक और नई पर्ची देते हुए कहा, और जो उन्होंने पहले मेरी पर्ची दी थी वो बिल्कुल काली हो चुकी थी। उनने मुझसे कहा कि अब तुम शायद ठीक हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना, इसको अपने पास ही रखना। उसके बाद हम सीधा एयरपोर्ट की तरफ चले गए। ग्रैंडपा मुझे प्लेन में सेफली बिठा के अपने घर चले गए। फिर जब हमारा प्लेन उड़ गया तो मेरे पेरेंट्स ने चैन की सांस ली और कहा कि हे भगवान, शुक्रिया तेरा। फिर मेरे पापा ने बताना शुरू किया। कई साल पहले
उनका दोस्त भी मेरी तरह ही उस हाची साकुसामा के द्वारा पसंद कर लिया गया था। फिर कुछ ही दिनों में वो लड़का गायब हो गया और उसके बाद उसे आज तक नहीं देखा गया। आज तक ऐसा ही होता आ रहा है, जिसको वो पसंद करती है उसको वो गायब कर देती है। उन्होंने कहा कि अब हम इस कंट्री को छोड़ देंगे और हम कभी वापस यहाँ नहीं आएंगे। वो हमेशा बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है, क्योंकि बच्चे ही इन सब चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं। उन्होंने और ये भी बताया कि उस वैन में जो मेरे साथ बैठे हुए थे उन सभी का मेरे से कुछ न कुछ रिश्ता था और इसीलिए उन सबको मेरे इर्द गिर्द बैठाया गया था, ताकि उस हाची साकुसामा को कंफ्यूज किया जा सके कि मैं कहाँ बैठा हूँ। और मुझे रात में इसीलिए उस कमरे में बंद कर दिया गया था, क्योंकि सब लोगों को एक ही रात में बुला पाना थोड़ा मुश्किल था। उन्होंने ये बताया कि हाची साकुसामा आज़ाद कैसे हुई। दरअसल उन 4 मूर्तियों में से एक भगवान की मूर्ति टूट गई थी और हाची साकुसामा की आत्मा आज़ाद हो चुकी थी। अब इस बात को गुजरे हुए करीब 10 साल हो चुके हैं। मैंने तब से अपने ग्रैंडपा को नहीं देखा है, ना ही अपनी ग्रैंडमा को। हम उस दिन के बाद से आज तक हम अपने वापस कंट्री में गए ही नहीं हैं। हाँ, मैं उनसे फ़ोन पे कई बार बात करता रहता हूँ। मैंने कई बार अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश की और बाकी सबको भी कहने की कोशिश की कि ये सब जो हुआ उसे भूल जाओ। कुछ भूलते थे पर मैं नहीं। 2 साल पहले मेरे दादाजी भी मर गए। जब वो बीमार थे तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ मुझे एक बार उनसे मिलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने सीधा मना कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनकी फ्यूनरल में भी नहीं जा सकता। ये बहुत बुरा था मेरे लिए। 3 दिन पहले मेरी दादी जी का भी फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि उनको कैंसर हो चुका है, अब वो ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रहेंगी। वो चाहती हैं कि मरने से पहले एक बार वो मुझे देख ले। मैंने कहा कि क्या ये सेफ होगा अगर मैं वहाँ पे आऊँ? तो उन्होंने कहा अब 10 साल हो चुके हैं बेटा, वो सबको हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं, वो सब कुछ भूल चुकी होगी और तुम भी बड़े हो चुके हो। मैंने कहा पर दादी जी उसके बारे में क्या? उन्होंने कहा किसके बारे में? मैंने कहा हाची साकुसामा के बारे में। कुछ देर तक दूसरी तरफ शांति बनी रही और फिर एक मर्दानी आवाज में आवाज आई, पो पो पो। ये कहानी एक लड़के राकेश की है। ये मैं सीधा उसी के शब्दों में सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अभी अपने कंप्यूटर के सामने बैठा हूँ। किसी भी वक्त मेरी मौत हो सकती है। मेरा दोस्त मेरे साथ ही है और वही मेरी मौत के कारण बनेगा। सुनने में आपको ये थोड़ा अजीब लगता है, पर मैं आपको समझाता हूँ। ये सब सुबह सुबह शुरू हुआ जब मेरा दोस्त चिल्लाते हुए मेरे घर के दरवाजे को पीटा और सीधा चिल्लाते हुए अंदर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। फिर उसने बताना शुरू किया कि वो यहाँ पर अपनी आंटी के साथ रहता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा मैक्सिको में रहते हैं। वे लोग वहाँ पे एक छोटे से अस्पताल में काम करते हैं। उसने बताया कि कल रात को उनके हॉस्पिटल पे किसी ने दस्तक दी अचानक से। उसके मम्मी पापा गेट पे गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी काफ़ी चीखते चिल्लाते हुए वहाँ पे करा रहा था। उसकी भाषा इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं थी, वो किसी दूसरी भाषा में ही चिल्ला रहा था। जैसे जैसे मेरे मम्मी पापा ने उनको चेयर दी और उसे बिठाया। थोड़ी देर में जब उसने सांस ली तो उसने टूटी फूटी इंग्लिश में अपनी स्टोरी को बताना शुरू किया। उसने बताया कि उसकी बहन को किसी ला मुएर्तो ब्लैंको ने मार दिया है। ये वो स्पेनिश में बोल रहा था। उसने ये भी बताया कि अब वो उसे मारने के लिए आ रही है। कंफ्यूज होके मेरे मम्मी पापा ने पूछा कि वे क्या है मुएर्तो ब्लैंको। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर के साथ उसने कहा कि ला मुएर्तो ब्लैंको है सफ़ेद मौत। वो एक लड़की की रूह है जो कुछ सालों पहले मर चुकी थी। वो बिल्कुल अकेले रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी मौजूदगी का पता चले। तो उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वो बस गायब हो जाए और किसी को भी उसके बारे में ना पता चले, और जिसको भी उसके बारे में पता चलेगा वो उसे मार देती है।
वो एक लड़की है, पर वो लड़की भी नहीं है। वो मरी भी हुई है और वो जिंदा भी नहीं है। उसकी बिल्कुल काली आंखें हैं, खून से सनी हुई। वो सीधा अपने शिकार के पास आ जाती है। वो अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर मारती है, बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह। वो तुम्हारी मौत से पहले तुम्हें एक बार एहसास कराती है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देकर। वो एक बार दस्तक देती है तुम्हारी त्वचा के लिए, जिसको वो काट कर डिब्बों में रखेगी। दूसरी बार तुम्हारे बालों के लिए, जिन्हें वो अपने दांतों से चबा जाएगी। तीसरी बार तुम्हारी हड्डियों के लिए, जिसे कि वो अपने कलेक्शन में रखेगी। और चौथी बार तुम्हारे दिल के लिए, जिसे वो कुछ ही देर में निकालने वाली है। पांचवी बार तुम्हारे दांतों के लिए, जिनको वो साफ करके एक डिब्बे में रखेगी। छठी बार तुम्हारी आंखों के लिए, जिन्हें वो निकाल लेगी एक एक करके। और सातवीं बार तुम्हारी रूह के लिए, जिसे कि वो नष्ट कर देना चाहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ भी जाते हो, सफ़ेद मौत तुम्हारे पीछे आएगी और तुम्हें मार देगी। और उससे पहले तुम्हारे घर दरवाजे पे दस्तक भी देगी। तुम उससे भागने की कोशिश करोगे, पर वो किसी भी इंसान से बहुत तेज भागती है। मानो उड़कर वो तुम्हारे घर पर आ जाएगी और तुम्हारे घर पे दस्तक देगी। उसने कहा कि उसी चीज़ ने उसकी बहन को मार दिया है। उसने ये बात पुलिस को बताने की कोशिश की, पर पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि वो कोई पुरानी कहानियाँ सुना रहा है। उसके बाद उसने फौरन पुजारियों के पास गया। पुजारियों ने तुरंत ही चर्च का दरवाज़ा बंद कर दिया और सीधा मना कर दिया कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उसने बताया कि सफ़ेद मौत तुम्हारे पीछे भागती रहेगी जब तक तुम किसी और को इसके बारे में नहीं बताते, और फिर उसके बाद ये तुम्हें मार देगी। और तुम्हारे मारने के बाद जिसे तुमने ये बात बताई है, ये उसको भी मार देगी। अपनी इस कहानी को बताने के बाद वो आदमी कुर्सी पे से उठा और फौरन भागता भागता हॉस्पिटल के पार्किंग में से एक गाड़ी चोरी करते हुए भाग गया। मेरे मम्मी पापा ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की और जोर जोर बहुत चिल्लाया, पर वो भाग चुका था। उससे कुछ देर बाद मेरे मम्मी पापा ने फौरन मेरी आंटी को इस बारे में बताया कि उनके साथ ये सब क्या हुआ। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो किसी सफ़ेद भूत या सफ़ेद मौत जैसी चीज़ के बारे में सुना है उसने, पर मेरी आंट ने साफ मना कर दिया। कुछ घंटों बाद मेरी आंट को एक और फ़ोन आया। इस बार फ़ोन मैक्सिकन पुलिस का था। उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी पापा की मौत हो चुकी है और उनकी लाशें अस्पताल के बाहर पड़ी हुई मिली हैं। वो लाशें पूरी तरीके से कटी फटी हुई पड़ी हैं। उनका सर अलग है और उनकी आंखें भी गायब हैं और उनकी छाती पे भी काफ़ी फाड़े जाने के निशान हैं। उसके बाद मेरी आंट ने, जब मैं स्कूल में था तो मुझे फ़ोन किया और ये मुझे बुरी खबर बताई। और जैसे ही वो मुझे ये बता रही थी, उन्होंने मुझे इस सब चीज़ों के बारे में बताया कि जो कि मेरे मम्मी पापा ने उन्हें बताया था। उन्होंने मुझे सफ़ेद मौत के बारे में बताया। फिर जब उनका फ़ोन कटा, मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगा रहा था। उसके बाद फिर भी जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि मेरे घर का पहला दरवाज़ा खुला हुआ है। फिर जैसे जैसे मैं अंदर गया तो वहाँ पर बदबू आ रही थी। मैंने देखा कि मेरी आंट मरी हुई हैं, उनकी आंखें गायब हैं, पूरे शरीर पे कटे फटे निशान हुए पड़े हैं। इतना देखते ही मैं तो फ़ौरन घर से भाग गया। पूरे शहर में भागने के बाद जब तक मैं तुम्हारे घर पे नहीं पहुंचा तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। और उसने जब सब मुझे ये सब बताया, बड़ी ही मुश्किल से मैंने इस बात पे विश्वास किया। एक ही दिन में उसकी मम्मी पापा और उसकी आंट का मर्डर हो चुका था और ये काफ़ी अजीब था। पर मेरे कुछ भी कहने से पहले मैं और मेरा दोस्त डर के मारे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि मेरे घर के दरवाजे पे आवाज़ आ रही थी। हम डर के गेट की तरफ देखने लगे। हम दोनों में से कोई भी गेट नहीं खोलना चाहता था।
नॉक बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रही थी और लगातार तेज़ होती जा रही थी। उसने कहा कि वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो हमें मार ही देगी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त पे इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारे ही कारण मेरी मौत होगी, तुम्हें मुझे ये कहानी बतानी ही नहीं चाहिए थी, मेरी मौत का कारण तुम हो। अब मैं अपने घर में बैठा हूँ अपने दोस्त के साथ, हम दोनों ही बाहर हो रही आवाज़ को लगातार सुनने जा रहे हैं और मैं चाहता था कि मेरा दोस्त ही मर जाए मेरे घर पे आने से पहले ही, और अगर ऐसा होता तो मैं आज खतरे पे नहीं होता। और मैं अब आपसे भी माफ़ी चाहूँगा, आपसे माफ़ी, क्योंकि मैंने आपको ये कहानी बताई, मैंने आपको सफ़ेद आत्मा के बारे में बताया। अब क्योंकि आप भी उसके बारे में जानते हो तो मुझे मारने के बाद वो आप ही के पास आएगी। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। अब मैं आपको एक और कहानी छोटी सी सुनाता हूँ। एक रात कई सारे दोस्त एक दूसरे के पास आग के बीच में बैठ के हाथ ताप रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। सर्दियों की रातें थीं। तभी उसने में से एक लड़के ने बताया कि उनके घर के पास वाले कब्रिस्तान में एक बूढ़ी औरत की कब्र है। माना जाता है कि वो बिल्कुल कब्रिस्तान के बीचों बीच है और ये भी कहा जाता है कि वो एक चुड़ैल है। अगर कोई रात के 12 बजे के आसपास उस कब्र के पास जाके खड़ा हो जाए तो वो उसे नरक में खींच लेती है। ये सुन के एक लड़के ने कहा, मैं कभी भी वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा। इतना सुनने के बाद एक लड़की ने कहा, ये सब सिर्फ फालतू की बातें हैं, ये सिर्फ अंधविश्वास है, मैं नहीं मानती ये सब। इतने में ही एक लड़के ने कहा कि अगर तुम नहीं मानती हो तो एक करके दिखाओ। इतना सुनते ही लड़की भी उछल पड़ी और बोली, हाँ हाँ चलो अभी चलते हैं। और वो सब निकल पड़े बीच रात कब्रिस्तान की ओर। कब्रिस्तान के बाहर सभी लोग खड़े हो गए और वो लड़की अकेले अंदर की ओर चली गई। वो कब्रिस्तान के बीचों बीच उस कब्र के पास जाके खड़ी हुई। उसे बहुत डर लग रहा था। उसके दोस्तों ने उसे एक चाकू दिया था और कहा था कि उसे ये चाकू उसकी कब्र के पास मारना है ज़मीन में, तब जाके हमें यकीन होगा कि तुम वहाँ पे गई भी थी या नहीं। उसके हाथ में वो चाकू अब भी था। वो उसकी कब्र के पास जाके उस चाकू को तेजी से ज़मीन में मारा और उस चाकू को पूरा ज़मीन के अंदर घोंप दिया। वो अपने आप को लगातार ये दिलासा दिए जा रही थी कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। इतना कहने के बाद जैसे ही उस चाकू मारा, उसके बाद उसने कहा, बूढ़ी चुड़ैल ये तुम अपने पास रखो। और वो पीछे की तरफ मुड़ी। जैसे ही वो आगे बढ़ने की कदम रखी, उसे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसे पकड़ रखा है। वो हिल नहीं पा रही है और उसे उसके कपड़ों में ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई उसके कपड़े खींच रहा हो और उसे पीछे की तरफ खींच रहा हो। वो लड़की पूरी तरीके से डर से भर गई और उसने चिल्लाया, कोई मेरी मदद करो, उसने मुझे पकड़ लिया, उसने मुझे पकड़ लिया। जब काफ़ी देर तक वो बाहर नहीं आई तो उसके दोस्तों को चिंता हुई और वो सब कब्रिस्तान के अंदर गए। उन्होंने देखा कि उस बूढ़ी औरत की कब्र के पास उसकी लाश पड़ी थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक शांत चीख के अलावा। दरअसल उस लड़की ने जब चाकू ज़मीन में मारा तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसने अपनी स्कर्ट पे ही के ऊपर से ही चाकू मार दिया है और अपनी स्कर्ट को ज़मीन पे ही चाकू के सहारे लगा दिया है। और यही वो चीज़ थी जिसने उसे पकड़ के रखा। लेकिन डर के मारे उस लड़की का हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई।